7 जून 1981 इजरायली वायुसेना के सिनाई एटसन एयरफोर्स बेस से F-16 और F-15 विमानों के एक गठन ने उड़ान भरी। इन विमानों का उद्देश्य इराक के बगदाद में बन रहे एक परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाना था। ये इराक की परमाणु हथियारों की क्षमता को कुचलने के लिए एक ऑपरेशन था, जिससे इजराइल का मानना था कि इससे उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। जॉर्डन और सऊदी अरब की आंखों में धूल झोंककर इजराइल ने उन पर काबू पाकर इस योजना को कैसे अंजाम दिया। इस वीडियो में हम इजराइल के रोमांचक सैन्य अभियान को देखते हैं, जिसे ऑपरेशन ओपरा नाम दिया गया था। अरब दुनिया ने यूरोपीय देशों और सोवियत संघ की मदद से अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना इसलिए मजबूरी समझा कि 1973 में योम किपुर की लड़ाई में इजराइल की सेना ने अरब दुनिया की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। उस समूह का एक प्रमुख देश इराक एक कदम आगे बढ़ गया और पारंपरिक हथियारों के अलावा परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करने लगा। इन अफवाहों के बाद कि इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से गुप्त रूप से परमाणु बम हासिल कर लिए हैं, इराक ने भी यही मार्ग अपनाया। गौरतलब बात है कि बीते हुए कई अरब इजराइल युद्धों में इराक को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इससे इजराइल को इराक अपनी नजरों में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने को मजबूर हो गया। इसलिए बगदाद का मानना था कि इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देकर हराने के लिए इराक के पास बेहतर ताकत होनी अनिवार्य है। इराकी नेतृत्व ने कल्पना की थी कि परमाणु हथियार प्राप्त करके वह अरब दुनिया में एक नेता के रूप में उभर सकता है और इजराइल का सामना और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। उन्होंने दुनिया का ध्यान भटकाकर गुप्त रूप से परमाणु परियोजनाएं शुरू करने का फैसला किया, जैसे कि इजराइल ने अतीत में किया था। नतीजतन मध्य पूर्व में व्यापक व्यापारिक हितों वाले फ्रांस की मदद से एक नागरिक परमाणु समझौते की आड़ में इराक की परमाणु परियोजनाओं को गुप्त रूप से शुरू किया गया था। 1976 में फ्रांस सरकार के साथ एक गुप्त समझौते में इराक ने पेरिस में उन्हें नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए आधुनिक डिजाइन रिएक्टर प्रदान करने के लिए कहा। हालांकि फ्रांस ने शुरू में इनकार कर दिया, लेकिन आखिर इराक के उस प्रलोभन का शिकार हो गए कि वे नागरिक और सैन्य आदेशों में अरबों डॉलर का भुगतान करें अगर वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, और उन्हें इस तरह की जरूरतों के अनुरूप एक अद्वितीय ISIS छोटे रिएक्टर डिजाइन प्रदान किए। इसके बाद फ्रांस ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों को लगभग 100 इराकी परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए इराक भेजा। फ्रांस ने बाद में इराक को 73 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति की। ये परियोजना राजधानी बगदाद के एक उपनगर तुवेदा में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के प्रारंभिक चरण के साथ शुरू हुई। तुवेदा में इराक ने परमाणु रिएक्टर ओसीरैक की असेंबलिंग इकाई का निर्माण शुरू किया, जिसे 1979 में फ्रांस से खरीदा गया था। इसके साथ ही बगदाद अपने परमाणु राज्य के शाश्वत सपने के करीब कुछ और कदम आगे बढ़ गया। वहीं जुलाई 1979 में उस समय के राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सद्दाम हुसैन इराक के नए राष्ट्रपति बने। सद्दाम इराक को दुनिया की नजरों में अरब राष्ट्रवाद के परम प्रतीक के रूप में पेश करने के लिए दृढ़ थे। एक कट्टर यहूदी विरोधी होते हुए सद्दाम ने इराक के राष्ट्रपति बनने के बाद से गंभीर इजराइल विरोधी बयान देना शुरू कर दिया। सद्दाम का दावा था कि वह यहूदी देश इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देगा। सद्दाम अपनी ताकत को मजबूत करने और अरब जगत के पूरे दिल से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से इस तरह के बयान बार बार देता था। वहीं दुनिया भर में अरब समुदाय की सराहना हासिल करने वाले इस बयान को इजराइल के लिए खतरे के संकेत के रूप में देखा गया। नतीजतन इजराइल ने सद्दाम को अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा। इराक में अपने खुफिया नेटवर्क के विस्तार के तहत हजारों इजरायली जासूसों को तैनात किया गया था। इजराइल का लक्ष्य इराक के हथियारों के सटीक आकार और तैनाती का निर्धारण करना था। 1980 के दशक के मध्य में एक साल के लंबे साहसिक मिशन के बाद इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने सरकार को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की मदद से इराक परमाणु बम विस्फोट करने के प्रयासों में लगा हुआ था और उस प्रयास में इराक ने बड़ी प्रगति हासिल की थी। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री मेनहेम बेगिन थे, जिन्हें स्वतंत्र इजराइल के इतिहास में सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जाना जाता है।
यत्साक रॉबिन बेगिन के पूर्ववर्ती इराक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में 1975 की शुरुआत में ही जानते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन ने इराक के परमाणु प्रयासों पर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि उन्हें दी गई रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा के लिए एक परमाणु परियोजना के रूप में उन प्रयासों को उन्होंने माना। लेकिन जैसे ही उनके उत्तराधिकारी मेनहेम के सामने खबर आई थी कि इराक वर्षों से परमाणु बम बना रहा है, खतरे की घंटी बजने लगी। बेगिन ने महसूस किया कि अगर इराक परमाणु बम बनाता है तो यह इजराइल राज्य के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। उनका तर्क था पश्चिम एशिया में अपने हितों को कायम रखने के लिए इजराइल को इराक की परमाणु बम की धमकी हमेशा के लिए खत्म करना इजराइल के लिए अनिवार्य है। मौजूदा हालत में किसी भी कीमत पर इसे तोड़ा जाना चाहिए, बेगिन ने मोसाद को सुझाव दिया। साथ में एक और बात थी जिसने इजराइल को इराक के परमाणु बम बनाने की खबर से ज्यादा उकसाया था। तेल अवीव इस तथ्य से सबसे अधिक उत्तेजित था कि फ्रांस, जिसे उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक के रूप में माना था, इन मिशनों में गुप्त रूप से बगदाद की सहायता कर रहा था। पिछले 6 दिवसीय युद्ध और बाद में योम किपुर की लड़ाई के दौरान इजराइल को सबसे अधिक हथियार प्रदान करने वाला देश फ्रांस था। इजराइल ने इराक के साथ पीठ में छुरा घोंपने की इस कार्रवाई में शामिल फ्रांस के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया था। इराक के परमाणु रिएक्टरों को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ गुप्त तरीके से इराक पहुंची मोसाद की तोड़ फोड़ करने वाली टीम उनके तख्ता पलट अभियान चलाने से पहले ही ईरान इराक युद्ध की शुरुआत हुई। इसने मोसाद के लिए इराक में अपने अभियानों में बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी। इसके साथ ही इजराइल ने टीम को वापस बुला लिया और एक और उपयुक्त मौके का इंतजार किया। ईरान ने, जिसका 1970 और 80 के दशक में इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध था, इराक के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद मांगी। ईरान ने इजराइल द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इराक के खिलाफ बड़ा आक्रमण शुरू किया था। बहती गंगा में हाथ धोना इजराइल से सीख लेना इसलिए चाहिए कि इस स्थिति का उपयोग करके ईरान के माध्यम से इराक के ओसिर्क परमाणु रिएक्टर को नष्ट करने की अगली योजना इजराइल ने बनाई थी। तेल अवीव ने तेहरान को आश्वस्त किया था कि रिएक्टर के पूरा होने के साथ इराक का परमाणु हथियार हासिल करने का सपना साकार हो जाएगा और ये इजराइल और ईरान दोनों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। इससे बचने के लिए इजराइल ने ईरान को युद्ध की आड़ में शक्तिशाली हवाई हमला कर रिएक्टर को नष्ट करने का निर्देश दिया। फिर 30 सितंबर 1980 की शाम को 4 ईरानी F-4E फैंटम विमानों ने शक्तिशाली इराकी वायु रक्षा प्रणाली की नजरों से चालाकी से भागते हुए राजधानी बगदाद पर हमला किया। बगदाद में दोपहर के तुरंत बाद पहला बम वर्षक होने के पश्चात वायुसेना ने कम उड़ान भरी और शहर के दक्षिण पूर्व में तुवेदा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर दूसरा हमला तेजी से किया गया। लेकिन तुवेदा में तैनात 10 से अधिक इराकी सेना स्वचालित विमान भेदी तोपों से भारी गोलाबारी की चपेट में आ जाने के कारण यह ईरानी विमान वहां कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। केवल तुवेदा अनुसंधान केंद्र का विस्तार परिसर और ओसिर्क रिएक्टर का एक घटक नष्ट कर दिया गया था। और बमबारी करके इराकी वायु रक्षा इकाइयों के हाथों अधिक से अधिक होने वाले हमले से बचने के लिए ईरानी लड़ाकों को जल्द से जल्द लौटने को मजबूर होना पड़ा। नतीजतन इराकी वायुसेना द्वारा तुवेदा हमला पूरी तरह से सफल नहीं रहा। इजराइल निराश था कि ईरान के साथ उसकी रणनीति टाएं फेस हो गई। यद्यपि वे पीछे नहीं हटे और इराक में अपने जासूसी अभियानों का विस्तार करना जारी रखा। इस बीच इराक ने फ्रांसीसी और इतालवी इंजीनियरों की मदद से आंशिक रूप से ध्वस्त तुवेदा प्रयोगशाला और ओसिर्क रिएक्टर की मरम्मत की। फरवरी 1981 में इसका परिचालन फिर से शुरू किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री मेनहेम बेगिन ने ये महसूस करने के बाद कि अब और इंतजार करना खतरनाक है, रिएक्टर पर बमबारी करने का फैसला किया। उन्होंने कैबिनेट में हमले को सही ठहराने के लिए प्रीएम्प्टिव अटैक का सिद्धांत भी पेश किया। कैबिनेट की मंजूरी से आक्रमण रणनीति तैयार की गई। 28 जून 1981 को इराक ने परमाणु ऊर्जा से संचालित ओसिरिस रिएक्टर लॉन्च करने की तैयारी की।
लेकिन उससे पहले मोसाद ने इजरायली सरकार और उसकी वायुसेना से वहां हवाई हमले करने और कहर बरपाने का आह्वान किया। तदनुसार मोसाद ने इजरायली वायुसेना को लक्ष्य की उपग्रह छवियां प्रदान की। विभिन्न स्तरों पर ओसेर्क रिएक्टर की हवाई तस्वीरें ईरान वायुसेना के कब्जे में थी। यह जानकर मोसाद जासूसों ने बिना कोई सबूत छोड़े गुप्त रूप से इन तस्वीरों को तेहरान से तेल अवीव तक चुपके से ले जाया गया। इराकी रिएक्टर की विभिन्न छवियों की उपलब्धता के साथ इजरायली कैबिनेट की सुरक्षा परिषद ने ऑपरेशन ओपेरा नामक इराकी मिशन के लिए एक तिथि और समय निर्धारित किया। जब सारी रणनीतियां पूरी हो गयीं, तब इजरायली वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास भी शुरू किया। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए इजरायली सैन्य इंजीनियरों ने दक्षिणी इजराइल के नीग्रो रेगिस्तान में ओसिरिस रिएक्टर का एक बड़ा प्रोटोटाइप बनाया। इजरायली वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से F-16 स्ट्राइकर विमान और F-15A विमान को हमले को अंजाम देते समय एस्कॉर्ट करने के लिए चुन लिया। लंबी दूरी तक इराकी हवाई क्षेत्र में उड़ानों का अनुकरण करने के लिए वैमानिकों ने भूमध्य सागर के ऊपर एड़ी चोटी का पसीना एक करके प्रशिक्षण किया। अभ्यास के अंत में इजरायली वायुसेना ने नीग्रो रेगिस्तान में आमंत्रित राजनीतिक नेतृत्व के सामने अपना प्रोटोटाइप ओसिरिस रिएक्टर पर बमबारी की और पूरी तरह से धूल में मिलाया। इस आक्रामक तेवर ने इजराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को काफी उछाल दिया। तब वे उस साहसिक कार्य के निष्पादन के दिन का, जिसे वे करने वाले थे, इंतजार कर रहे थे। यह निर्णय लिया गया कि ऑपरेशन ओपेरा 7 जून 1981 को शुरू किया जाएगा। दोपहर 3:55 बजे 8 F-16 स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट और 6 एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट, जिसमें 6 F-15 शामिल हैं, इराक के बगदाद के लिए दक्षिणी इजराइल के सिनाई रेगिस्तान में एडसन एयरबेस से उड़ान भरी। इस यात्रा के दौरान, जो लगभग 1600 किलोमीटर की थी, इन्हें जॉर्डन और सऊदी अरब की हवाई सीमाओं को पार करना जरूरी था। पायलटों को हाइफा की खाड़ी के ऊपर जॉर्डन की हवाई सीमा पार करने और पश्चिमी सऊदी अरब के रेगिस्तान के माध्यम से इराक में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था। इजराइल के पायलटों ने जॉर्डन के ATC को ये आभास दिया कि वह एक सऊदी हवाई गश्ती दल के थे। पायलट उन्हें धोखा देने के लिए अरबी भाषा में बातचीत कर रहे थे। सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्होंने इसी रणनीति को अपनाया। इस बार उन्होंने केवल सऊदी ATC को सूचित किया कि वे जॉर्डन के हवाई गश्ती दल के थे। इसके लिए पायलटों ने जॉर्डन के रेडियो सिग्नल और फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। चूंकि ये सेनाएं भारी हथियारों से लैस थीं, पश्चिमी अरब के रेगिस्तान में उड़ान भरते समय उच्च ईंधन जलाने से मोटा निकास धुआं उनकी कक्षाओं में दिखाई दे रहा था। इसने बाद में जॉर्डन की हवाई खुफिया जानकारी पर गंभीर संदेह जताया। विमान जिस दिशा में जा रहे थे और उनकी उड़ान की असामान्य प्रकृति को देखते हुए जॉर्डन के अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि उनका निशाना इराक हो सकता है। उन्होंने ये जानकारी इराकी अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर संचार लाइनों में खराबी होने के कारण ये संभव नहीं हुआ। नतीजतन इजरायली विमान इराकी रडार और उनके रेडियो सिग्नल निगरानी स्टेशनों द्वारा दिखे बिना शाम लगभग 6:35 बजे इराकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। इराक में प्रवेश करने के तुरंत बाद एस्कॉर्ट ड्यूटी पर 6 F-15s में से 2 ने इस फॉर्मेशन से ऊपर की ओर उड़ान भरी। इन्हें आक्रामक मिशन के लिए 8 F-16 फाइटिंग फैल्कन टास्क फोर्स को करीबी समर्थन प्रदान करके स्थापित किया गया था। शेष 4 F-15 ने एक निश्चित आकाशीय दूरी बनाए रखते हुए अग्रिम सरनी के समर्थन में उड़ान भरी। बगदाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर इजरायली टास्क फोर्स ने कम उड़ान भरी और दुवेदा परमाणु परिसर के पास पहुंचा। उन्होंने इतनी कम उड़ान भरी कि वे शक्तिशाली इराकी वायु रक्षा रडार द्वारा देखे जाने से बच सके। जैसे ही ओसिरिस रिएक्टर गुंबज उनकी दृष्टि में आया, कम उड़ान वाले F-16 का गठन 2100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया। वे सेकंड में 1100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंच गए। 35 डिग्री पर फिसलते हुए वे ओसिरिस रिएक्टर को निशाना बनाते हुए फिर से नीचे उतरे। जैसे ही F-16 स्ट्राइकर ओसिरिस रिएक्टर से 1100 मीटर ऊपर पहुंचे, उन्होंने तुरंत मार्क 84 बम्बों के पूरे संग्रह को गिरा दिया। गिराए गए मार्क 84 भारी बम्बों में से आधे ने ओसिरिस रिएक्टर का ताज तोड़ दिया और उसमें घुस गए।
रिएक्टर डिब्बे में एक भीषण धमाका हुआ। बिना समय गवाए उन्होंने इसके बाद पास के नुवेदा परमाणु परिसर पर सटीक हमला किया। इसके साथ ओसिरिस रिएक्टर पूरी तरह से ऐसा नष्ट हो गया कि इसका कोई निशान ही रह नहीं गया। इराकी वायुसेना को तुरंत सतर्क कर दिया गया। उस समय इराक इस धारणा में था कि ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान एक बार फिर ओसिरिस पर हमला कर रहा था, लेकिन ईरान के साथ भीषण युद्ध छेड़ रहे उत्तरी सीमा से इराकी वायुसेना उतनी जल्दी बगदाद शहर नहीं पहुंच पाई जितनी जरूरत थी। पश्चिमी सीमा पर इराकी हवाई अड्डों पर पर्याप्त संख्या में लड़ाकू विमान नहीं थे, क्योंकि उन सभी पर अचानक हमला किया गया था और ईरान वायुसेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इराक को इस शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। ना तो वह इजरायली विमानों को हमला करके प्रभावी ढंग से रोक सका और न ही हमले के बाद इन विमानों की वापसी को रोक सका। इसके अलावा तुवेदा परमाणु परिसर के आसपास तैनात इराकी वायु रक्षा इकाइयों में कम कर्मचारी थे, जो वहां की वायु रक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे थे। इन सभी ने इजरायली टास्क फोर्स के प्रयासों को उनकी अपेक्षा से अधिक आसान बना दिया। महज 2 मिनट तक चले इस हमले से ओसिरिस परमाणु रिएक्टर को जलाने वाले इजरायली विमानों ने सुरक्षित हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी और इजराइल लौट आए। इस बार इजरायली पायलटों ने पश्चिमी अरब में सबसे सुरक्षित हवाई मार्ग चुना। अरबी में एक दूसरे के साथ संवाद करके सऊदी हवाई निगरानी प्रणाली को दरकिनार कर दिया, लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरी और बिना किसी खरोच के अपने बेस पर लौट आए। उस इराक पर इजरायली हवाई हमले में 10 इराकी सैनिक और 1 फ्रांसीसी वैज्ञानिक मारे गए। ऑपरेशन ओपेरा वास्तव में न केवल इराक के लिए बल्कि फ्रांस के लिए भी एक प्रतिशोध था, जिसने इराक से कुछ वित्तीय लाभ के लिए इजराइल को धोखा दिया था। इस ऑपरेशन के माध्यम से, जिसे बहुत ही साहसपूर्वक उत्कृष्ट योजना के सहयोग से अंजाम दिया गया था, इजराइल ने अपने कट्टर दुश्मन इराक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया। साथ ही इजराइल ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो कोई भी उनके खिलाफ इस तरह के बुरे इरादे से प्रयास करेगा, उसके साथ उसी आक्रामकता और क्रूरता से निपटा जाएगा। संक्षेप में, इस घटना ने दुनिया के सामने ऐसी किसी भी चीज को नष्ट करने की इजराइल की असाधारण इच्छा का प्रदर्शन किया, जो उनके अस्तित्व को चुनौती दे सकती थी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विश्व स्तर पर प्रशंसित बेगिन सिद्धांत के विभिन्न रूपों को बाद में महाशक्तियों सहित कई देशों द्वारा अपनाया गया। ऑपरेशन ओपेरा के जरिए इजराइल ने अपने दम पर किसी भी चुनौती का सामना करने का जज्बा दिखाया है। इजराइल की एक अलग पहचान है जो इसे बाकी देशों से अलग करती है। ये भारत को भी प्रेरित करती है।